Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous session, sir, the last जो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान के रिगार्डिंग हम लोगों की टॉपिक गोइंग ऑन थी, जिसमें हम लोग बेसिकली सर थ्री व्यू पॉइंट से इस टॉपिक को नेक्स्ट आगे टेकअप कर रहे हैं, जिनमें से नंबर वन पॉइंट था सर फ्रॉम द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। एक्चुअली कंपैरेटिव स्टडी, इस टॉपिक का नाम जो है अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव स्टडी है। अभी तक भी आप लोग पाथ स्ट्रेटेजी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान की पाथ स्ट्रेटेजी क्या है, जिनका सर स्टार्टिंग पॉइंट बिगिनिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम था, बट ऑलमोस्ट नेक्स्ट आगे इनकी जो लास्ट एंडिंग है वो क्वाइट डिफरेंट है। और उसका कारण वन ऑफ द पॉइंट आपने क्या पढ़ा कि सर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करना। क्लियर। सबसे पहले 1978 में चाइना ने अपनी ओर से इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्या कर लिया, एडमिट कर लिया। एंड आफ्टर दैट पाकिस्तान, एंड आफ्टर दैट सबसे लास्ट में इंडिया में। इसीलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करने के कारण आपको इन सारी जो कंट्रीज हैं, तीनों कंट्रीज में आप लोगों को कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं। ऐसे ही अब मेन कॉन्सेप्ट लिटरली जो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक स्पेशली स्पेशली डबल फोकस करके करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो आप लोगों को इस टॉपिक में से केस स्टडी मिलती है वो इन तीन इंडिकेटर्स में से ज्यादा होती है। वन इज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, नंबर टू इज जीडीपी एंड सेक्टरल चेंजेस जो हमारी बिल्कुल लास्ट डिस्कशन थी, एंड कमिंग डिस्कशन जो आज हमारे होने वाली है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर। क्लियर कि इन तीन में से मैक्सिमम चांस होगा इन तीन बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्स आप लोगों के पास एज अ कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे आएगा। क्लियर। जैसे मैं नॉर्मली थोड़ी सी आपको एक थीम, लास्ट लेक्चर की थीम आपको क्लियर कर दूं जो आप लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले तो मेन चीज जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में से आपने देखा, पॉपुलेशन इज द वन ऑफ द मेन थिंग, जो आज भी आप देख रहे हो कि इंडिया इज वेल नॉन नंबर वन पे आ चुका है पॉपुलेशन के मामले में। क्लियर। और चाइना अपने आप को क्या कर गया, कंट्रोल कर गया बाय इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसी वन चाइल्ड पॉलिसी। क्लियर। तो उसके बारे में लास्ट हमने डिस्कशन काफी करी कि सर पॉपुलेशन के मामले में इनको ये मेजर्स लेने पड़े। क्लियर। तब जाके इनकी पॉपुलेशन क्या हुई, कंट्रोल्ड हुई। अदरवाइज फेमाइंस एंड ऑल, ठीक है, अपना हंगर स्टारवेशन एक कॉमन प्रॉब्लम्स होती जो इनको देखनी पड़ी। इसीलिए स्ट्रिक्ट होकर इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी एक इंप्लीमेंट करवाया। आफ्टर दैट जीडीपी के मामले में अगर हम बात करें, सर जीडीपी हमने दो सिनारियोस लिए। अच्छा ये नहीं है कि यही बॉक्स तुम्हारे पेपर में आएगा, शायद में भी 1992 93 कोई अलग ही ईयर लेकर और करंट ईयर के साथ उसका क्या करवा दे, कंपैरिजन करवा दे। पढ़ने का मतलब यहां पे ये है कि आप अपनी ओर से वर्डिंग एक बार चेकआउट करें कि नीचे दी गई वर्डिंग किस वे से लिखी गई है। क्लियर। कि जैसे उसने हर बात में कंपेयर किया होगा सर, आपका 1980 से लेके 90 तक इंडिया का जीडीपी रेट एनुअल कितना था। पहली बात तो ये रेट कौन सा है, एनुअल, हर साल का 5.7, जो आज की डेट में कितना है 7 पॉइंट। तो पहले से तो इंक्रीमेंट हुआ, पहले से तो बढ़ावा हुआ है। चाइना की अगर बात करें सर, पहले जो इनका ग्रोथ रेट उस टाइम पे कितना था 10.3, अब कितना है सिर्फ 6.8। यही मेन क्वेश्चन आपसे आज डिस्कस करना है। बॉक्स के अंदर जो नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो चुका, ये क्या चीज हेडिंग पढ़े सर, क्या लिखा हुआ है, रीजंस फॉर। लिटरली सर मैं खुद एज अ क्यूरियोसिटी थी कि 10 पॉइंट समथिंग होकर तुम सीधा कितने पे आके गिरे, एनुअल रेट 6.8 पे। ऐसा भी क्या इकोनॉमिक स्लो डाउन भाई, कुछ तो कारण होंगे, कोई तो वहां पे रीजंस होंगे। तो सर व्हाट आर दी रीजंस फॉर स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में इस टॉपिक। पढ़िए सबसे पहले सर, स्लो डाउन इन ग्लोबल इकोनॉमीज, यस प्लीज, यूरोपियन इकोनॉमीज इन पर्टिकुलर। पहली बात तो सर आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि अल्टीमेटली सर चाइनीज प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डे बाय डे यूरोपियन कंट्रीज ने बैन करनी शुरू कर दी। क्लियर। या इंपोर्ट करनी बंद कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी इकोनॉमी में डर पड़ गया। जैसे मैं नॉर्मली इंडिया में क्यों कहता हूं कि चाइनीज प्रोडक्ट को यहाँ पे एंटर ना करने दें, क्योंकि सर इससे हमारी पर्टिकुलर डोमेस्टिक इंडस्ट्री बिल्कुल क्या होती है, खत्म होती है। और लिटरली टेक्नोलॉजी के मामले में ये माने हुए हैं चाइना के, इनके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब हर चीज का एक क्विक सोल्यूशन है, एक इजी सॉल्यूशन, वो भी सस्ते रेट पे। सबसे बड़ी मेन चीज
रीजनेबल रेट पे क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना चाइना इस चीज में माना हुआ है, क्योंकि बल्क प्रोडक्शन का ये राज है अल्टीमेटली। वो आपका पॉइंट आया था ना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, बैकयार्ड में घर घर में इन्होंने इंडस्ट्रीज लगा दी, ये बल्क प्रोडक्शन में माने हुए, मतलब इनका दिमाग एक डिफरेंट चीज पे ही चलता है। तो सर डे बाय डे मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज ने इन कंट्रीज के प्रोडक्ट को, चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। तो नेचुरली सर एनुअल ग्रोथ रेट आपका डाउन जाएगा ही जाएगा, एक रीजन। दूसरा इसको अंडरलाइन कर लेना, लोअर द डिमांड, कि सर आपके प्रोडक्ट्स की, चाइनीज प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ऑल ओवर द यूरोपियन कंट्रीज थोड़ी क्या हो गई थी, कम हो गई थी, एक पॉइंट। दूसरा ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, यस प्लीज, in China is going down. This is because of the rising save in the Chinese. और ऊपर से सर तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे, चलो दूसरी कंट्रीज तो क्या डिमांड करेंगी, चाइना में चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कम होगी, क्योंकि वहां पे एमपीएस ने बढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ा सा टर्म आपको पता होगा, एमपीएस मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर, कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव उस केस में क्या हो गया सर, कम बढ़ना शुरू हो गया। लोगों ने सेविंग्स करनी क्या कर दी, शुरू कर दी, एंड सेविंग्स करने से अल्टीमेटली, क्लियर, तो एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, कम होंगे। एंड अगर एक्सपेंडिचर्स ऑटोमेटिकली कम होंगे तो उस केस में सर आपकी डिमांड डाउन जाना, ग्रोथ रेट डाउन जाना, ये कॉमन प्रोसीजर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे। सर वर्ड है करप्शन एंड इकोनॉमिक क्राइम्स। ये तो सर किसी भी कंट्री का स्लो डाउन है, करप्शन होना तो वैसे ही हर कंट्री का पॉइंट बन सकता है। करप्शन एंड इकोनॉमिक क्राइम्स, क्लियर, हैव टेंडेड टू राइज ओवर टाइम। डे बाय डे करप्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई, क्लियर, कि आपके इकोनॉमिक क्राइम्स बढ़ने शुरू हो गए, जिसके कारण अल्टीमेटली, जिसके कारण, क्लियर, एनुअल ग्रोथ रेट आपकी डाउन जाना ही जाना था। क्लियर, यस नेक्स्ट आगे। चाइनीज पीपल आर नाउ, यस बिल्कुल, it is leading to massive migration of the skilled labor to rest of the world. एग्जैक्टली बिल्कुल। Domestic investors are also exploring opportunities of investment इन इकोनॉमीज वेयर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मिनिमम। और सर लोगों का बर्ताव भी थोड़ा चेंज हो गया था, क्योंकि कोई भी पर्सन इतनी ज्यादा, एक मिनट में आता हूँ ना, कर लो पहले। क्लियर, कि अल्टीमेटली कोई भी पर्सन नहीं चाहता था कि जहां पे इतनी ज्यादा गवर्नमेंट की क्या होगी, इंटरवेंशन होगी, तो उस केस में हमें इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत। मतलब लोगों का भी टेस्ट चेंज हो गया था कि हमें स्टेटिज्म नहीं चाहिए, हमें मिक्स्ड इकोनॉमी चाहिए। बट चाइना तो स्टार्टिंग से आपको पता है कि सर अल्टीमेटली स्टेटिज्म के ऊपर थोड़ा ज्यादा रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल थोड़ा ज्यादा रहा है। क्लियर, ये भी वहां के लोगों का एक मेन पॉइंट था कि उन्होंने हाई वेजेस अपॉर्चुनिटीज लेना शुरू कर दिया था, या वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी ज्यादा पसंद करी जहां पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट इज चाइनीज गवर्नमेंट इज, यस प्लीज, the problem of environmental degradation. एग्जैक्टली बिल्कुल, Has led to a serious challenge of sustainable development. एग्जैक्टली। और सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम, जब वहां पे आपने वर्ड क्या यूज किया, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल, वर्ड क्या लिखा हुआ है जी, डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो फिर ऑटोमेटिकली ग्रोथ रेट को भी क्या करेगी, आपकी इंपैक्ट करेगी, क्योंकि रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज अगर कम होंगे तो सप्लाई भी डे बाय डे आप कहां से लेकर आओगे उस चीज की। क्लियर, सो दीज आर द, अगर इसको मैं शॉर्ट वर्ड्स में बोलूं, सबसे पहला डिमांड लो होना चाइनीज प्रोडक्ट की। नंबर टू क्या था, एमपीएस का इंक्रीज हो। एमपीएस मतलब वहां के लोगों में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होना, इंक्रीज होना। नंबर थर्ड, करप्शन एंड इकोनॉमिक क्राइम्स। नंबर फोर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि वहां के चाइना के लोग अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लुकअप करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। एंड द लास्ट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्लियर कॉन्सेप्ट, यहां तक कोई डाउट? क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट आगे वर्ड है सर रीजंस फॉर स्लो डाउन ऑफ, क्योंकि इंडिया ने तरक्की करी थी और ये दोनों क्या गई थी, डाउन गई थी। क्लियर, पाकिस्तान का भी चेक कर लीजिए, 6.3 से कहां पे गई, मतलब इसीलिए रीजन इसके दिए कि इनके स्लो डाउन का रीजन क्या है। क्लियर, यस प्लीज आगे चलिए, पढ़िए जी। हाँ जी, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज FDI has started shrinking. Accordingly, GDP growth has been severely. बिल्कुल, करप्शन एंड, यस प्लीज, are the factors significantly contributing to economic stagnation of the economy of Pakistan. Exactly. The average annual growth rate of GDP has, वर्ड क्या लिखा हुआ है देख, करप्शन तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम रही है, करप्शन तो अपने इंडिया में प्रॉब्लम सब जगह ही है सर। करप्शन तो एक मतलब नॉर्मल थिंग बन चुकी है, वो तो हर इकोनॉमी में स्लो डाउन का कारण रहेगा ही रहेगा। क्लियर, तो एक पहला पॉइंट था डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एफडीआई स्टार्टेड श्रिंकिंग, लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। और एक कंट्री को चलाने के लिए, एक इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या चाहिए, मेन इन्वेस्टमेंट ही तो चाहिए। क्लियर, एंड थर्ड,
annual average growth rate of GDP has slumped from 3.75% between the, क्या लिखा हुआ है, पीरियड 2008 से लेके 16. इन 2017 इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ग्रू एट द रेट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, 5.3%. इन 2019 इट फर्दर स्लम्प्ड टू, वर्ड क्या है, 3.3%. क्लियर? तो अल्टीमेटली सर ये जो जीडीपी रेट का डाउन जाना ऑल ओवर ये पॉइंट रहे, एंड ओइंग टू वर्ड है स्लो जीडीपी, owing to slow GDP growth and consequently the low level of, क्या लिखा हुआ है, income, Pakistan economy has almost sunk into a, word क्या लिखा हुआ है, low income low growth trap rate. और इसी के कारण अल्टीमेटली वो सर इस एक ट्रैप में फंस गए कि जहां पे देख सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट होती, डिमांड इंक्रीज होती, नेक्स्ट आगे सप्लाई होती तो इनकम भी बढ़ती. आपने मैक्रो में 3 वर्ड पढ़े हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, क्या सर, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों के तीनों इंटरलिंक्ड है. अब देख सबसे मेन पॉइंट, एफडीआई ही उस कंट्री से जाना तो अल्टीमेट आउटपुट कहां से जनरेट होगी, एंड आउटपुट नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी नेक्स्ट कंजम्पशन कहां से होगी. तो ये एक ना लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप में क्या हो गए थे, फंस चुके थे अल्टीमेटली. इसीलिए आपको एनुअली इनका डाउनफॉल ही देखने को ज्यादा मिला. क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे वर्ड, यस प्लीज. सेक्टरल शेयर, एक बार जस्ट 4-5 मिनट्स के लिए आप इसको एक बार रिवाइज करिए, मैं इतने में नेक्स्ट आगे टेकअप करूंगा. चलिए जी, नेक्स्ट आगे सर कुछ सेक्टरल शेयर के रिगार्डिंग टू हमारा नेक्स्ट चार्ट था. एंड सेक्टरल शेयर की अगर हम बात करें, हमारे पास सेक्टरल शेयर, सेक्टर होते हैं 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी का नाम एग्रीकल्चर, सेकेंडरी बेसिकली नॉन फॉर इंडस्ट्री, टर्शरी इज बेसिकली फॉर द सर्विस. अब यहाँ पे सर वही कि हर सेक्टर का, अब इसको ना पढ़ना कैसे टेबल को, ये चीज आप एक बार देख लीजिए. देख सेकंड कॉलम क्या बना हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, मतलब इन सेक्टर्स का जीडीपी में कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट है. मेरे को नीचे वाले पॉइंट्स ऑटोमेटिक दिख रहे हैं कि वो नंबर वाइज 1 बाय 1 क्या पढ़ाएगा आपको, क्या लिखा हुआ मिलेगा, इसी चार्ट की ऑब्जर्वेशंस नीचे की वन. और जो तुम एज अ केस स्टडी पॉइंट पूछ रहे हो ना, वो ऑब्जर्वेशंस ही आप लोगों ने क्या करनी है, नोट डाउन करनी होती हैं. इवन समटाइम्स क्वेश्चन भी पर्टिकुलरली पूछा होता है, एंड साथ में उसमें क्या आ जाएगा, उसके रीजंस बताइए, उसकी नेचर. क्लियर? अब जैसे ये लगाइए, शेयर ऑफ वर्कफोर्स, वर्कफोर्स आप एम्प्लॉयमेंट टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. फिर जितने पर्सन आप लोगों के पास अवेलेबल है काम करने के लिए, दैट इज बेसिकली यूर एक्चुअली वर्किंग, दैट इज योर वर्कफोर्स. फिर लेबर फोर्स अलग होती है, वर्क फोर्स अलग है. वर्क मींस जो एक्चुअली वर्किंग है आप लोग. क्लियर? और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स की कैसे कैसे कौन कौन से सेक्टर्स में, जैसे मैं आपको नॉर्मली बात बता रहा हूं, सिंपल सा पॉइंट, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास 100 इंप्लॉइज, लेट इट बी इंडिया में अगर 100 इंप्लॉइज हैं, एग्रीकल्चर में कितने लगे हुए हैं 43, इंडस्ट्री में कितने लगे हुए हैं 25, एंड सर्विसेज में कितने हैं 32. क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, क्वेश्चन आएंगे 2. पहला सबसे ज्यादा एंगेज कहाँ पे है, एग्रीकल्चर, फिर उसका लिंक क्रिएट करेगा कि एग्रीकल्चर में इतने वर्कफोर्स क्यों है. नंबर 2 कि डे बाय डे इंडस्ट्री को छोड़ते हुए कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. तो अगर तो वैसे ही आपने माइंड बना के रखना है कि अल्टीमेट सर पता नहीं केस स्टडी आती है किस तरह की आएगी, होगा इसी में से ही. जितनी भी वर्डिंग आप यहाँ पे पढ़ेंगे एग्जैक्टली उसी के बेस आपके ऊपर क्या होगा, क्वेश्चन होगा. इवन थोड़ा सा ध्यान से अगर उसका एनालिसिस करोगे, अच्छा मे बी ये टेबल या ग्राफ की फॉर्म में या बार डायग्राम्स हिस्टोग्राम्स कुछ भी बना के मैं दे दूं इसी चार्ट का, तो अल्टीमेट वैसे भी आपके पास आ सकता है. क्लियर? अब जैसे नीचे पढ़िए सर, मैं ज्यादा डाटा में नहीं जाऊंगा, पढ़िए. टेबल 3 ऑफर्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, आएगा. नंबर 1 पढ़िए, ऑल द 3 कंट्रीज, यस प्लीज, experience a noticeable structural transformation. नो लॉन्गर एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी. जैसे एक चीज बताइए, ये आप देख रहे हैं सर, एग्रीकल्चर में कितना % कंट्रीब्यूशन है टू जीडीपी, 16, 7, 24. मतलब आप ये देख लिए, मतलब इंडस्ट्री से ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने यहाँ पे टर्शरी सेक्टर की ही इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा हुई है. आप ये मान के चलो एग्रीकल्चर सेक्टर निकल कर सारा किसमें आगे गिरा, मेनली सर्विस सेक्टर. तो सर वन ऑफ द नोटिसेबल चेंज कि नाउ नो मोर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी सर्विस सेक्टर का, सॉरी एग्रीकल्चर सेक्टर का इतना नहीं रहा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे वर्ड क्या है, इन टर्म्स ऑफ वर्ड, हाँ जी, Sectoral contribution. इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, हाँ India and Pakistan
heavily on tertiary sector एंड देयर इंडस्ट्रियल सेक्टर इज लैगिंग फार बिहाइंड। ये बस एक कॉमन सेंस की पॉइंट की बात है। आप अगर थोड़ा सा चार्ट ध्यान से रीड आउट करो नॉर्मली कि सर इंडस्ट्री सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की अगर बात करें, जो इंडिया और पाकिस्तान है, देख फिर भी सबसे हाईएस्ट कौन था? पाकिस्तान, उसके दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे मतलब चाइना कहीं ना कहीं अपनी कहां पे ग्रोथ कर रहा है। ये पॉइंट अपा लोगों ने फोकस किस पे कर लिया? सर्विस सेक्टर पे। वो उन्होंने फोकस किस पे कर लिया? इंडस्ट्री पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे। यस प्लीज। The economy of China is also relying significantly on the service sector. हाँ बट its industrial sector is not lagging far behind. बिल्कुल While in India, contribution of industrial sector to GDP is 30%. 30% एंड इन पाकिस्तान इट इज मियरली कितना है? 19% एंड इन चाइना इट इज एज हाई एज कितना लिखा हुआ है? 41%। क्लियर? दिस पॉइंट्स टू अब देख इनमें से लाइन पढ़ने वाली कुछ नहीं थी, ऊपर वाले बॉक्स में से ही उठा के किसमें कितना एक बार क्या किया हुआ है? साइलेंट करो भी। क्लियर? इसको क्या करा हुआ सर? अल्टीमेटली एक्सप्लेन करा हुआ। दिस पॉइंट्स टू अ मच डीपर वर्ड क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी ऑफ चाइना कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। जैसे पढ़िए नंबर 1 सर, एक्सपीरियंस ऑफ चाइना इन दिस रिस्पेक्ट इज लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पहली बात तो सर इनका एक्सपीरियंस इस चीज में इतना ज्यादा मतलब एक डेवलप्ड कंट्रीज की तरह जैसे एक्सपीरियंस होता है उतना इनका हो चुका था। दूसरा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यस The developed countries show that in terms of the percentage share in GDP, it was first द सेकेंडरी एंड लेटर द टर्शरी। कि फर्स्ट अपने आप में कौन होता है सर? प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर एंड लेटर कौन होता है? टर्शरी सेक्टर विच इमर्ज्ड एज द लीडिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये पता क्या बात बोल रहे हैं सर? आपने जो चाइना को डेवलप्ड कंट्रीज की तरह आपने कंपेयर जो करा है ना, इसीलिए करा है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज की एक पहचान होती है, ये पहले इंडस्ट्री को वेटेज देते हैं, बाद में सेकेंडरी मतलब बाद में सर्विस सेक्टर, क्लियर? टर्शरी सेक्टर को। एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान यस हाउएवर shows a major shift directly from primary to the tertiary sector. और इंडिया और पाकिस्तान का तो क्या था? सीधा प्राइमरी से निकल कर वो किसमें गए? टर्शरी में। सेकेंडरी सेक्टर में उन्होंने कोई इंप्रूवमेंट नहीं करी। जो सेकेंडरी सेक्टर के एम्प्लॉयज होते हैं वो किसमें आएंगे? सेकेंडरी में आते हैं, जिनका कस्टमर केयर सर्विस है ये सर्विस सेक्टर। टर्शरी का मतलब जो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? और मैन्युफैक्चरिंग वाले कौन हुए? सेकेंडरी कौन हुए? जो इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं, ये चीज। और प्राइमरी वाले किसमें हुए? बिल्कुल नेचुरल प्रोड्यूस, आपका एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल एंड ऑल। क्लियर? यस प्लीज पढ़िए। नेक्स्ट इज इंप्लाइंग दैट lesser emphasis has been given to industrial expansion in India and Pakistan compared to China, and expansion of services sector in India and Pakistan is owing to किसके कारण? faster integration of these economies with the global economies। क्योंकि सर अपने ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हम लोगों ने ज्यादा लिया। ग्लोबलाइजेशन होने से आउटसोर्सिंग जो लिंक्ड हुई, क्लियर? बहुत सारी सर्विसेज हम लोगों ने मतलब ग्लोबल लेवल पे प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। जैसे अपने इंडिया के तो ये कस्टमर केयर सपोर्ट सर्विस, क्लियर? अकाउंटिंग सर्विसेज, कॉल सेंटर सर्विसेज, मतलब बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज अपनी कॉल सेंटर्स कहां पे रखे हुए हैं? इंडिया में रखे हुए हैं। क्लियर? तो अल्टीमेटली वहां पे क्या कहते हैं? ड्यू टू चीप लेबर। और वो कारण क्या था? वो इम्पैक्ट ऑफ किसका था सर? ग्लोबल इकोनॉमीज होने के कारण, ग्लोबलाइजेशन होने के कारण। क्लियर? कि हमारे लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को सॉरी अपना प्राइमरी सेक्टर को छोड़ते हुए टर्शरी सेक्टर में सीधा क्या करा? मूव ऑन करा। क्लियर? हाँ जी। next question आएगा कैसे ग्लोबलाइजेशन का हमने इसका एग्जांपल दे दिया। हाँ पीछे ब्रेन ड्रेन की बात भी हुई थी कि माइग्रेट कर जाते हैं रेस्ट ऑफ हाँ, वो ह्यूमन डेवलपमेंट में इसमें पॉइंट आएगा ब्रेन ड्रेन का, दे सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन उसने किसी पर्टिकुलर सेंस में पूछा तो आपको रिप्लाई उसी सेंस में देना है। अगर ओवरव्यू पॉइंट से है तो आप ओवरऑल रिप्लाई दे सकते हैं, जैसा भी है। अब जैसे सर पहले तो इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बताओ कि मतलब यहाँ पे आपके जितने भी पीपल लिविंग हैं, जो ह्यूमंस लिविंग हैं, उनकी डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स? ये एक सिंपल क्वेश्चन भी आप लोगों के पास बनता है। Some important indicators of human development are as these. Number 1 क्या लिखा हुआ है जी? जो क्या होगी? हायर द बेटर। अगर तुम्हारे यहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो ज्यादा आ रही है, जैसे मान लो सपोज पाकिस्तान में 50 इयर्स, चाइना में 55 इयर्स एंड इंडिया में 58 इयर्स,
क्लियर। तो इंडिया की सबसे ज्यादा क्या है, बेटर है कि यहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है। तो वन ऑफ द पैरामीटर इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा क्या है, एडल्ट लिटरेसी रेशियो, ये भी क्या होगी सर, हायर द बेटर। ये कुछ ना इंडिकेटर्स हैं, ये जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, इनके बारे में तुमने बताना है सर, हायर और लोअर द बेटर। जैसे नेक्स्ट आगे वर्ड पढ़ना, क्या लिखा हो, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, लोअर द बेटर। क्योंकि सर अल्टीमेटली जितनी ये पॉवर्टी लाइन के नीचे वाली पॉपुलेशन जितनी कम होगी, उतनी उस कंट्री की ग्रोथ ज्यादा मानी जाती है। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लोअर द बेटर। जहां पे मतलब चाइल्ड लेस देन 1 ईयर जो है, अगर उनकी डेथ रेट क्या होगा, कम होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, कम होगा, उतनी उस कंट्री की डेवलपमेंट ज्यादा मानी जाती है। ऐसे ही सर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ले भी लोअर द बेटर। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इंप्रूव्ड वाटर सोर्सेस, हायर द बेटर, उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर। जहां पे लोग वाटर रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूज कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। क्लियर, कि पानी की अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, जितने लोग ज्यादा एक्सेस कर पाएंगे, उतना सर अपने ये क्या है, अच्छा। क्लियर। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, लोअर द बेटर। हम थोड़ी चाहेंगे कि सर अंडर नरिश्ड हो, हम तो चाहेंगे कि सर नरिशमेंट प्रॉपर हो, न्यूट्रिशन डाइट ले हर कोई पर्सन। क्लियर। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इंप्रूव्ड सैनिटेशन, ये भी लोअर दी, हायर दी बेटर। क्लियर, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सैनिटेशन फैसिलिटीज, हाइजीनिक फैसिलिटीज और ज्यादा इंक्रीज। क्लियर। एंड जीडीपी पर कैपिटा adjusted for the differences in the purchasing power of a dollar across different nations, that is called as purchasing power parity, जिसको ट्रिपल पी के नाम से भी कहते हैं। ये भी सर हायर द बेटर। मैं तो कह रहा हूं कि सर डॉलर और रुपये बराबर हो जाए, जितनी परचेजिंग पावर एक डॉलर के अंदर है, अगर वही परचेजिंग पावर एक रुपए में आ जाए। तुम जैसे कहते हो कि $1 से आप इंडिया में कितना सामान ले सकते हैं, उसका कारण क्योंकि डॉलर की परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, ज्यादा। भाई साहब तेरा 1 रुपए और वो $1 तेरे 80 रुपए के बराबर, तो वो $1 में तेरे इंडिया की कितनी परचेजिंग पावर रखता है, 80 रुपए के बराबर परचेजिंग पावर रखता है। एक्चुअली सर वो कंट्री फिर डेवलप्ड है, तभी तो 100 या डेवलपिंग है। समझ रहे हो ना पॉइंट, दिस इज द केस। एंड नेक्स्ट इज Foreign exchange reforms थे ना, फॉरेन एक्सचेंज। reforms थे, हाँ, उसमें उनके उसमें डिपेंड करता है ना कि आपने उस टाइम बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या था, कि उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए, ठीक है, आप लोगों ने मे बी एक बार के अपनी कंट्री को डी वैल्यू करा हो या मे बी री वैल्यू करा हो, वो डिपेंड करता है सिचुएशन उस टाइम पे क्या था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने की जापान कितना ज्यादा अल्टीमेटली वही बात है ना जो आपने बीओपी पॉइंट में पढ़ा था, कि बीओपी को जो सिचुएशंस हैं, आपकी दो वर्ड थी, एक होती है ऑटोनोमस आइटम्स, एक होती है अकोमोडेटिंग आइटम्स। जब बीओपी एडवर्स जाते हैं तभी तो सरकार वहां पे क्या करती है, अकोमोडेटिंग आइटम्स करती है, रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन करती है। नहीं अदरवाइज हमें क्या जरूरत पड़ी है, सरकार की उसको चेंज करेगी। अच्छा खासा मार्केट फोर्सेस अपने आप डिमांड सप्लाई का रेट निकाल तो रहे हैं, ये चीज। यस, बेस्ड ऑन दीज इंडिकेटर्स अ कंपोजिट इंडेक्स, मेन चीज, इन सारे इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए एक कॉम्पोजिट मतलब टोटल कॉम्पोजिट इंडेक्स क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसको हम वर्ड क्या बोलते हैं सर, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तेरे को ये पेपर में मिलेगा, वर्ड ये कॉमन मिलेगा कहीं ना कहीं, एक वन वर्ड में मिले या लॉन्ग में मिले, पर ऐसा वर्ड मिलेगा। क्लियर, आगे बढ़िए सर। हायर वैल्यू ऑफ HDI पॉइंट्स टू अ हायर रैंक एंड हायर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कंसिक्वेंस। मतलब अगर किसी कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने क्या चेकआउट करनी है, ग्रोथ चेकआउट करनी है, उस कंट्री का HDI पता कर लो कि HDI इंडेक्स आपका कितना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है, वहीं से कॉमन आपको सब कुछ पता लग जाएगा। क्योंकि वर्ड खुद ही लिखा हुआ ना, HDI की वैल्यू ज्यादा होना मतलब हायर रैंक होना, हायर रैंक होना मतलब हायर लेवल ऑफ, ये तो हमने पता करना एक कंट्री का। अब जैसे यहाँ पे पढ़िए टेबल 4, तेरे पास ये सारा कुछ नीचे जो ऊपर ऊपर पैरामीटर्स आपने पढ़े थे, इन सबको ये पढ़ा सर एक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, टोटल 0.64, 0.76, 0.557। ऐसे ही रैंक आपके पास गिवन है 130, 87, 154 ऑल ओवर कंट्रीज का जैसे बनाया जाता है। क्लियर, ये कुछ आपके पैरामीटर्स आगे सर, वही जो आपने ऊपर सारे पैरामीटर्स पढ़े थे, जिनके बेसिस पे आपका HDI तैयार होता है। क्लियर, आगे बढ़िए, ये देख नीचे सोर्स एंड ऑल सब कुछ एक्सप्लेन करा, याद कुछ नहीं करना, जस्ट इसको एनालाइज करना सीखो कि इसमें से रिप्लाई आपने कैसे देने होंगे। जैसे इन द ईयर, यस प्लीज, 2019
STI for China, India and Pakistan was estimated to be, पहली बात तो सर 2019 में 0.761 0.645 ये सबसे टॉप वाला होगा शायद, ये रहा क्लियर। 2017 से लेकर 19 तक ये इसकी बात कर रहा है, अभी तो जस्ट आपको लिख के बताया उसमें, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। यस, हायर HTA रैंकिंग ऑफ चाइना, अब इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन था? चाइना 0.76 इज लार्जली ड्यू टू, किसके कारण? क्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। सर उनका इनकम लेवल ही बहुत ज्यादा है, अगर इनकम अच्छी होगी तो नेचुरली वो डेवलपमेंट भी अच्छी करेंगे, खर्चा भी अच्छा करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट इज इन द ईयर 2019, यस, its gross national income per capita was estimated $1605. while it was merely $6,681 for India and $5,005 for Pakistan, जो परचेजिंग पावर पैरिटी की वो बात कर रहे हैं, क्लियर। ट्रिपल हो चुकी है काइंड ऑफ। बिसाइड्स, यस, ग्रॉस नेशनल इनकम Per capita, China has performed better than India and Pakistan for health indicators, mortality rates, access to sanitation, nutrition। ये लाइन उसने कहां से लिखी? वो ऊपर तेरा बॉक्स गिवन था ना, उसमें से कंपेयर करके कि कौन सी कंट्री ने किसके साथ कैसा, मतलब कितनी ज्यादा डेवलपमेंट करी, क्लियर। कि इन मामलों में सर चाइना ने मतलब काफी कंपैरेटिव अच्छा ग्रोथ करा है, क्लियर। नेक्स्ट इज इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्या? पुअर पीपल अमंग द 3 कंट्रीज, मतलब सबसे ज्यादा गरीब कहां पे? अपने इंडिया में है। इवन व्हेन द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज हायर इन क्या है? पाकिस्तान। मतलब वहां पे BPL वालों की, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों, इसको वर्ड बोलते थे हेड काउंट रेशियो। एक नंबर 1 वर्ड्स में अपने लिखा था वहां पे पॉवर्टी में, पहले शायद आपके सिलेबस पे तो नहीं है, स्टिल एक वर्ड चलता था बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जितनी पॉपुलेशन होती है ना, उसको वर्ड बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। कि बेशक तुम्हारी हेड काउंट रेशियो पाकिस्तान की ज्यादा थी, बट ऑल ओवर नंबर ऑफ पुअर पीपल किसमें ज्यादा थे? इंडिया में ज्यादा थे। दिस इज ओइंग टू मच लार्जर पॉपुलेशन साइज ऑफ इंडिया कंपेयर टू, अरे पाकिस्तान में पॉपुलेशन देख लो और इंडिया में पॉपुलेशन देख लो, फर्क नहीं है क्या? इसीलिए अपने यहाँ पे नंबर ऑफ पुअर पीपल क्या थे? ज्यादा थे एज कंपेरेटिव टू पाकिस्तान, क्लियर। यस, नेक्स्ट इज लिबर्टी इंडिकेटर्स, पढ़िए जी। इट मे बी आर्ग्यूड दैट STI rating of India is low compared with China, partly, yes, STI does not include parameters of liability of life, political liability of participating in state administration and social liberty of freedom of speech and related human rights। तो अल्टीमेटली सर HTI इंडिया का तो अपने हाई है क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। अब चाइना में किसी किसी एरिया में मोस्टली फ्यूडलिज्म है, फ्यूडलिज्म का मतलब क्या है? गवर्नमेंट कंट्रोल, क्लियर। अपने यहाँ पे बिल्कुल डेमोक्रेटिक इंडिया है, तो उसकी बात है कि सर यहाँ पे पॉलिटिकल लिबर्टी है, सोशल लिबर्टी ऑफ फ्रीडम टू स्पीच है, कि कोई भी पर्सन जैसे मर्जी, मतलब लिबर्टी इंडिकेटर्स तो यही होते हैं ना, कि आप पे किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, आप जैसे मर्जी अपना कंट्रीब्यूट करें, कोई भी पर्सन वहां पे अपना पॉलिटिकल पार्टी में मान लो एंटर कर सकता है, ये सारी थिंग्स। लिबर्टी इंडिकेटर्स refer to the measures of the extent of democratic participation in the social and political decision making। One such indicator has been added as a, क्या लिखा हुआ है? measure of the extent of democratic participation in, किसमें? social and political decision making में, but it has not been given any what क्या है? extra weight in the calculation of HDI। पॉइंट ये सर, ये बेशक अपने आप में लिबर्टी इंडिकेटर होगा, बट इसकी वेटेज नहीं प्रोवाइड करी HDI की कैलकुलेशन, क्लियर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि सर एज अ मेजर ऑफ, ठीक है, वन ऑफ द इंडिकेटर इसको लिया जाता है, बट सर इसको कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दी गई फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्लियर। नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स फॉर extent of constitutional protection given to rights of citizens, or the extent of constitutional protection of the independence of the judiciary and the rule of law have not even been introduced so far। जो कानून बने आए हैं वही कानून आगे नेक्स्ट ऑन फॉलो किए जा रहे हैं, उनमें कोई भी किसी तरह की आप अपनी ओर से चेंजेस नहीं कर सकते। इतनी लिबर्टी आप लोगों को नहीं मिली, इतनी फ्रीडमनेस आपको नहीं मिली कि कानून आप लोग बनाने शुरू कर दो, ये चीज नहीं, क्लियर। विदाउट गिविंग दीज इंडिकेटर्स ओवरराइडिंग इंपॉर्टेंस, HDI इज अपने आप में क्या है? इनकम्प्लीट एंड इट्स यूजफुलनेस इज क्या है? लिमिटेड। जैसे आप कहते हैं ना कि सर HDI अपने आप में क्या सही इंडिकेटर है? सर मोस्टली कह सकते हो, बट एग्जैक्ट या परफेक्ट नहीं कह सकते, क्लियर। क्योंकि बहुत सारी थिंग्स हैं जो आप लोग HDI को कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड इसके अंदर
नहीं करते बट इंपॉर्टेंस रखते हैं, आप उसको एक्स्ट्रा वेटेज प्रोवाइड नहीं करते, तो इसी कारणों से हम एचडीआई को अपने आप में एक यूजफुल, इतना ज्यादा नहीं कह सकते, लिमिटेड कह सकते हैं, या उसकी ओवरराइडिंग इंपॉर्टेंस के कारण कि आप उसको एक्स्ट्रा वेटेज नहीं प्रोवाइड करते। बट वन ऑफ द पैरामीटर तो है ही है कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट को चेकआउट करना, वहां के एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्या कर लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे, वैसे पॉइंट आपके पास एक डिफरेंट टॉपिक, 3 टॉपिक्स थे, 3 टॉपिक नहीं वैसे 4 ही कहूंगा उसको मैं। फर्स्ट आपका था अल्टीमेटली डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, नंबर 2 आपका था कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, थर्ड सेक्टरल चेंजेस, एंड नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। इन 4 में से कोई एक बॉक्स या अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेट, तीनों में अलग अलग आपके पास कोई ना कोई ये पूछा जाएगा ही जाएगा, ज्यादातर ये आते हैं। क्लियर? देख मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूं। नंबर 1 जो था वो थे पाथ स्ट्रेटेजीज, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। याद करना मुश्किल नहीं है इस टॉपिक को, वैसे ही कहते हैं अल्टीमेट सर इसमें ज्यादा डाटा गिवन एंड ऑल, अरे डाटा इतना याद करना ही क्यों है, आप जस्ट सिंपल सा लेकर चलो कि पहले हमने पाथ डिस्कस करे, क्लियर, कंपैरेटिव स्टडीज करी, आफ्टर दैट कंपैरिजन आए 4 पॉइंट से। नंबर 1 डेमोग्राफी इंडिकेटर्स, नंबर 2 कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, नंबर 3 सेक्टरल चेंजेस, एंड नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से। अब नेक्स्ट आगे जो वर्ड आपके पास आए, जो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कवर अप करवाऊंगा, क्लियर, दैट इज डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। क्लियर कि इनके अप्रेजल एंड कंक्लूजन, अप्रेजल मतलब इवेल्युएशन करना कि इन्होंने कोई डेवलपमेंट करी भी है या नहीं करी है, इनको फेलियर ही मिली है। तुमने मुझे स्ट्रेटेजीज बता दी, अब स्ट्रेटेजीज का अप्रेजल भी तो करो ना, कि अगर उन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी, अगर वो मिक्स्ड इकोनॉमी में आए तो उन्होंने पहले से क्या पाया, या ये तो नहीं कि पहले से मतलब डाउन ही गए हैं। तो कंटिन्यूसली ये जो आपके 2-3 पेजेस हैं, जैसे चाइना के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे नॉर्मली 1 by 1, क्लियर, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, 1 by 1 इनके बारे में डिस्कशन होगी। क्लियर? तो अल्टीमेटली नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको टेकअप करेंगे। जस्ट पॉइंट, अब ये लास्ट तो पावर पॉइंट्स ही हैं, सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन है, इसको ज्यादा मगअप करने का फायदा नहीं है कि एक बार से भी सारा ले लें। मैक्सिमम एक लेक्चर का काम अपना और है, क्लियर, जिसमें हम लोग सिर्फ अप्रेजल एंड कंक्लूजन ही करेंगे। क्लियर? फास्टली थोड़ा रीड करने के बाद अगर इन शॉर्ट कुछ समरी में आप लोगों से डिस्कस कर सकूं, क्लियर, वो एक नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसमें बिल्कुल शॉर्ट वर्ड्स आपके पास गिवन होंगे, जस्ट एक ओवरलुक लेने के लिए कि इस टॉपिक के अंदर आप लोगों ने क्या क्या चीज डिस्कस करी। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट।